गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एप्लीकेशन ऑफ आईपी पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट अपन ने जो बात की थी वो की थी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए। उसमें अपन ने दो नोट लगाए थे। कौन से? फर्स्ट नोट लगाया था, अगर दो आईपी के बीच में ऊर्जा अंतराल 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर दो आईपी के मध्य ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो अपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका अपन ने एग्जाम्पल किया था सोडियम के लिए एंड मैग्नीशियम के लिए। अब अपन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कैसे देता है, वो मॉडल में क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यदि किसी तत्व के लिए आईपी के मान क्रमशः यदि किसी तत्व के लिए आईपी के मान क्रमशः 20, 40, 60 तथा 600 हैं तो उस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब उसने आईपी के मान दे दिए 20, 40, 60 एंड 600। 20, 40, 60 एंड 600। अब IP1 20 दे रखी है, IP2 40 दे रखी है, IP3 60 दे रखी है, IP4 600 दे रखी है। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, परंतु यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। जहाँ भी डिफरेंस आपको ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये है कि उस तत्व के बाह्यतम कोश में उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, जहाँ मिनिमम डिफरेंस था उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसने अपने बाह्यतम कोश में क्या कर लिया है, अक्रिय गैस विन्यास कर लिया है। अक्रिय गैस विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। अक्रिय गैस विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। इसलिए यहाँ पर आईपी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ आईपी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है। आईपी का डिफरेंस ज़्यादा आने के कारण ही अपने को लगा कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन 3 रिमूव करने के बाद में क्या बन गया, आईपी अक्रिय गैस विन्यास बन चुका है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे अपने को पता चला कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये पूछे कि आपको कौन से वर्ग से संबंधित है, तो ये कौन से वर्ग से संबंधित होगा, जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, 13वें वर्ग के। इसके 13वें वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक बड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में देखें। अपन से कुछ तत्व दे रखे हैं अपने को, ए बी सी डी ई एफ। ए IP1, ए IP2, ए IP3, ए IP4, ए IP4। तो अपन बात करें ए के लिए, ये 100 है, ये 200 है, ये 400 है और ये 4000 है। ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है और ये 5000 है। ये 50 है, 500 है, 1000 है, 3000 है।
70 है, 140 है, 1400 है और 3500 है। 20, 200, 400, 800। चलो ई तक कर लेते हैं अपन, ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात करें कौन सा एलिमेंट कौन से वर्ग से संबंधित है। पहले अपन पता लगाएं क्वेश्चन क्या क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख दें। उपरोक्त में से कौन फर्स्ट वर्ग से संबंधित है। प्रथम वर्ग से कौन संबंधित है? सेकंड वर्ग से कौन संबंधित है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ए वर्ग से कौन संबंधित है? अगला, समान वर्ग से कौन संबंध रखता है? अगला, अक्रिय गैस कौन हो सकता है? अक्रिय गैस कौन हो सकता है? अक्रिय गैस कौन हो सकता है? अपने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अब पता लगाएं कि कौन से वर्ग से संबंधित हो सकता है। पहले का पता लगाएं, 100, 200, 400, 4000। डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? माइनस नहीं करना है, अपने को देखना है मल्टीप्लाई ज़्यादा कहाँ हो रहा है। डिफरेंस IP3 और IP4 के बीच में मध्य मैक्सिमम है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। मतलब ये कौन से वर्ग का होगा? ये थर्ड ए वर्ग का होगा। किसका होगा? थर्ड ए वर्ग का। यहाँ देखें, सबसे ज़्यादा IP किसकी मिल रही है? बी की ही मिल रही है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट IP किसकी मिल रही है? बी की मिल रही है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट IP किसकी मिल रही है? बी की मिल रही है। तो मतलब ये कौन हो सकता है? अक्रिय गैस। कौन? अक्रिय गैस हो सकता है। सबसे ज़्यादा IP फर्स्ट IP किसकी है? बी की है। तो ये कौन हो सकता है? अक्रिय गैस हो सकता है। यहाँ अंतर किसमें ज़्यादा है? यहाँ 50 से सीधा 500 जा रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन हो सकता है? ये फर्स्ट ग्रुप हो सकता है। कौन हो सकता है? फर्स्ट ग्रुप हो सकता है। यहाँ देखा 70 से 140 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 140 से सीधा 400 गए, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब IP2 मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये कौन से वर्ग का? सेकंड वर्ग का हो सकता है। किसका? सेकंड वर्ग का हो सकता है। 20 से 200 यहीं पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये कौन से का हो सकता है? फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है। किसका हो सकता है? फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है। किसका हो सकता है? फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है। तो अपने को पता लग गया। इसने कहा उपरोक्त में से कौन फर्स्ट वर्ग से संबंधित है, तो अपने को पता लगा फर्स्ट ग्रुप से कौन कौन संबंधित है? C एंड E। आंसर आ गया C एंड E। नेक्स्ट बात करें सेकंड वर्ग से कौन संबंधित है, तो आंसर आ गया अपना पास D। नेक्स्ट पूछ रहे हैं थर्ड ए वर्ग से कौन संबंधित है, आंसर आ गया A। अगला समान वर्ग से कौन संबंधित है, फर्स्ट ग्रुप से कौन है? C एंड E। अक्रिय गैस कौन हो सकता है? अक्रिय गैस अपने पास हो सकता है। आंसर आ गया B। कौन? B। तो ये अपने को पता लग गया कि कौन से वर्ग से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता या EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन की चाह, इलेक्ट्रॉन की चाह या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके लिए बात करें क्या है ये? विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने पर विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने पर मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। X है, गैस है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? ये बन गया। और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी। इस एनर्जी को ही मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलूँगा। क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। सामान्यतः उदासीन गैसीय परमाणु की EA फर्स्ट ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होती हैं, जबकि आगे की EA जैसे EA2, EA3 ऊष्मा शोषी प्रक्रम होती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के बाद आने वाला इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण मिलता है। क्या लिखा आपने? कि सामान्यतः उदासीन गैसीय परमाणु की EA फर्स्ट ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होती है। प्रथम EA तो कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगी, जबकि आगे की EA मतलब EA2 दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, तीसरा कराएंगे, वो प्रक्रम कैसे होंगे? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होते हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन अपने प्रवेश करा दिया, उसके बाद में क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण मिलेगा, जिससे अपने को अधिक वर्क करना पड़ेगा। इसकी अगर यूनिट बोली जाए, इसकी यूनिट वही होंगी जो ऊष्मा की होती हैं, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये यूनिट उसी की यही होंगी जो
अपने आईपी की पढ़ी थी जो इसकी बात कर रहे हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं ईए को प्रभावित करने वाले कारक। ईए को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ईए को प्रभावित करने वाले कारक। ईए को प्रभावित करने वाले कारक। ईए को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में बात करें। पहला जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट समानुपाती होता है किसके? ईए के। किसी तत्व के लिए ईए के मान, जेड इफेक्ट के मान जितने ज्यादा होंगे ईए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात करें अपन साइज। साइज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? ईए के। साइज बड़ी होगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल नहीं मिलेगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा मिलेगा, तो उसके ईए की वैल्यू घट जाएगी। तीसरी बात करें सिग्मा। सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? ईए के। चौथी बात करें पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज समानुपाती होता है किसके? ईए के। पांचवी बात करें नेगेटिव चार्ज। ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? ईए के। नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? ईए के। नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? ईए के। सिक्स्थ बात करें अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक। अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक की बात करें। अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक ईए के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ईए के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ईए के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये अपने पास 6 कारक हो गए ईए को प्रभावित करने वाले कारकों में। पहला जेड इफेक्ट समानुपाती होता है ईए के। साइज व्युत्क्रमानुपाती होता है ईए के। सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होती है ईए के। पॉजिटिव चार्ज समानुपाती होता है ईए के। नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होता है ईए के। 6 अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक समानुपाती होते हैं किसके? ईए के। इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये कारक है। अब इनको अप्लाई करें, अपन इनको अप्लाई करेंगे एक आवर्त में। देख रहे हैं कि ये सामान्यतः अधातुओं का गुणधर्म है। किसका है? अधातुओं का गुणधर्म है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन के पास पूर्णपूरित कक्षक है, क्या है? 2p6 है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएगा? नियोन माइनस में बदलना चाहिए। किसमें? नियोन माइनस में। जबकि ये किस में बदलना चाहिए? p4 में। ये किस में बदलना चाहिए? p1 में। किसमें? p1 में। p1 में। इसमें नया कोश स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा आएगा, जिसके कारण क्या होगा? इसकी ऊर्जा अंतराल कम होगा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको ऊर्जा दोगे, अंदर देनी ही पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन देना है,
ये इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए सबसे कम Ea के मान किसके मिलेंगे अपने को, नियोन के। इसमें नया उपकोष स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो सेकंड कौन आएगा, बेरिलियम। उसके बाद में कोई हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड खराब हो रहा है, तो फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली। तो अपन देखें इनके ये के मान अपने को पॉजिटिव या लगभग शून्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब इन दोनों में थोड़ा सा अपने को हटकर बात करनी है, बाकी सब में क्या लग जाएगा, जेड इफेक्ट लग जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये किस में बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये 2s2 में बदल जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही किस में बदल जाएगा, 2p2 में बदल जाएगा। इन दोनों में से स्टेबल विन्यास कौन सा होगा, 2s2 ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, 2p2 के कंपेयर में। इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। इसलिए इससे ज्यादा ये की वैल्यू किसकी आएगी, लिथियम की आएगी। तो सोडियम के बाद में कौन आएगा, बोरोन। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, बोरोन। बोरोन के बाद लिथियम। लिथियम के बाद कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये ऑर्डर आ गया अपने पास। तो अपने देखा, नोट लगाएं, एक आवर्त में सबसे अधिक Ea के मान हैलोजन के तथा न्यूनतम Ea के मान अक्रिय गैसों के होते हैं। किसके होते हैं, अक्रिय गैसों के होते हैं। एक आवर्त में सबसे अधिक Ea के मान हैलोजन के तथा न्यूनतम Ea के मान अक्रिय गैसों के होते हैं। किसके होते हैं, अक्रिय गैसों के होते हैं। सबसे अधिक हैलोजन के और न्यूनतम अक्रिय गैसों के होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, तो ये के मान क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। ये के मान क्या हो रहे हैं, कम होने चाहिए। परंतु क्या होता है, फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण अधिक मिलता है। फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण अधिक मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके Ea के मान घट जाते हैं। किससे घट जाते हैं, फ्लोरीन की तुलना में, क्लोरीन की तुलना में घट जाते हैं। तो यहाँ ऑर्डर किसका आ जाएगा, क्लोरीन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा Ea के मान किसके मिलते हैं, क्लोरीन के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, क्लोरीन के। क्लोरीन के बाद में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बाद में कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, आयोडीन। तो अपने पास Ea के ये मान मिल जाएंगे। ऐसे ही अपन बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, तो यहाँ इसके और इसके नहीं पीते, ऐसे ही सभी बिस्की ऐसे आ जाएगा इसमें। परंतु आपको वो कंपेयर करवाए, ऐसे लिखा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनमें कंपेयर करवा लेता वो कि बताओ किसका ऑर्डर कैसे आएगा। तो डाटा याद नहीं रह सकते अपने पास अपने को। अब जैसे इसमें ऑक्सीजन का सबसे कम आता है, ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है, अपने को वो कंपेयर कराएगा तो मैक्सिमम इनमें कंपेयर कराएगा। वो इनमें मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सल्फर का। इनमें अगर वो बात करता है तो इनमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन,
फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, तो अपने पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अपने ये ऐसा Z बना देना, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये किसका लक्षण है? ये अधातुओं का लक्षण है। किसका है? अधातुओं का। अधातुओं के बारे में ये याद रखना। अब बात करते हैं अपन आगे, बात करते हैं ये के अनुप्रयोग। ये जरूर याद रखना कि सेकेंड पीरियड के ये फर्स्ट की वैल्यू कम होती है किससे? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड वालों से, ये फर्स्ट में बात करें तो थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी। अगर ये सेकंड की बात करें, सेकंड पीरियड वालों की ये सेकंड ज्यादा होती है किससे? थर्ड पीरियड वालों से। थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा होगी किसकी? सेकंड पीरियड वालों में। ये फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी? थर्ड पीरियड वालों की। ये सेकंड किसकी ज्यादा होगी? सेकंड पीरियड वालों की, क्योंकि ये कैसा है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इसके अनुप्रयोग पढ़ें, इसके उपयोग पढ़ते हैं। चलिए, ये के उपयोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये के अनुपयोग या उपयोग। जैसे अपन ने आईपी के उपयोग पढ़े थे, वैसे ही ईए के उपयोग भी पढ़ेंगे। ईए के उपयोग में बात करें, पहला अधात्विक प्रवृत्ति। अधात्विक प्रवृत्ति ये के समानुपाती होती है। ये के समानुपाती होती है। किसके? एटम के लिए ये के मान जितने ज्यादा होंगे, अधात्विक प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। सेकंड बात करें अधातुओं की, अधातुओं की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति समानुपाती होती है ए के। देखो बेटा, अगर जैसे अपन ने आईपी में बात की थी, आईपी में बात की थी कि गैसीय अवस्था में अपचायक प्रवृत्ति है वो आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैसे ही अपन ये गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं। अगर ये जलीय अवस्था में बात की जाए तो जलीय अवस्था में ऑक्सीकारक प्रवृत्ति 3 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। जलीय अवस्था में ऑक्सीकारक प्रवृत्ति 3 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। कितने ऊर्जा पर? 3 ऊर्जा पर निर्भर करती है।
पहली है हाइड्रेशन एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को जल योजन ऊर्जा। दूसरी है ईए, तीसरी है बंद वियोजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी अपन पढ़ चुके हैं, समानुपाती होती है किसके, Q बाई आर के, किसके, Q बाई आर के। ये क्या है, एक जल योजन ऊर्जा है, जल योजन ऊर्जा क्या है, जल योजन ऊर्जा है। ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, त्रिज्या है। किसी भी आयन के लिए रेडियस कम होगी और आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जल योजन ऊर्जा क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी। ये कैसा है, ऊष्माक्षेपी। बेटा एक बात याद रखना हमेशा कि कोई भी प्रक्रम जितना ज्यादा ऊष्माक्षेपी होगा उस चीज वो बढ़िया होगा, सिस्टम के लिए अच्छा होगा, और ऊष्मा शोषी प्रक्रम सिस्टम के लिए बेकार होगा। मतलब ऊष्मा शोषी प्रक्रम तो होना चाहिए कम और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होना चाहिए ज्यादा। तो ये फर्स्ट कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, और बीडी कैसी होती है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती Q बाई आर। ये ऊष्माक्षेपी, बीडी ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होती है Q बाई आर के। ये अब आपको कहे जैसे लिथियम को सबसे अच्छा अपचायक बनाने के पीछे किसका हाथ था, लिथियम को सबसे अच्छा अपचायक बनाने के पीछे हाइड्रेशन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का हाथ था। वैसे ही फ्लोरीन को आवर्त सारणी का सबसे अच्छा अपचायक नहीं, ऑक्सीकारक बनाने में जल योजन ऊर्जा कारण है। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे, फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। हाइड्रोजन से जो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन से जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन हर किसी का क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी। और इसको अच्छा ऑक्सीकरण बनाने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ किसका है, हाइड्रेशन ऊर्जा का है। जैसे अपन एक रिएक्शन देखें, F2 है, इसमें बंद वियोजन ऊर्जा लगाई तो क्या बन जाएगा, 2F बन जाएगा। 2F से F माइनस बन जाएगा। ये क्या होगी, ये होगी F माइनस गैस से पानी में डाला तो क्या बन जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी बन जाएगी। एक्वस क्या बन जाएगी, एक्वस। तो तीन ऊर्जाएं आ गई, बंद वियोजन ऊर्जा, EA एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हाइड्रेशन एनर्जी का है। तो ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हाइड्रेशन एनर्जी का। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने मॉड्यूल में भी दे रखा है, देखते हैं कैसे क्या क्या। क्वेश्चन तो आपको आईपी पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो आपको आईपी के रूप में पूछा जाएगा, किसकी आईपी अधिकतम है। क्वेश्चन तो आपको आईपी के रूप में पूछा जाएगा, परंतु जो आंसर देना है अपने को, जो आंसर देना है वो किसके आधार पर देना है, वो ईए के आधार पर जाएगा। पूछे क्या क्वेश्चन, निम्न में से किसकी
निम्न में से निम्न दिए गए आयनों तथा तत्वों को उनकी बढ़ती हुई आईपी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ये देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन माइनस एंड फ्लोरीन माइनस। अगर बेटा जी बात कर रहा है वो, एक बात याद रखना, उदासीन परमाणु की आईपी का मान, उदासीन परमाणु की आईपी का मान हमेशा ज्यादा होगा किससे? ऋणायन से। उदासीन परमाणु की आईपी का मान हमेशा ज्यादा होगा किससे? ऋणायन से ज्यादा होगा। तो इन दोनों की आईपी ज्यादा होगी किससे? इन दोनों से ये आईपी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी आई? फ्लोरीन, फिर कौन? क्लोरीन। अब इन दोनों में बात करें, Cl माइनस एंड फ्लोराइड माइनस, इनके आईपी के मान कैसे दोगे आप? मैं फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस जाऊं, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस जाएं, फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन से क्लोरीन माइनस। तो ये क्या था बेटा? ये थी, क्या थी? ये। यदि एक प्रक्रम x2 x माइनस ये ऊष्मा क्षेपी है तो इसका विपरीत प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा। क्या होगा? ऊष्मा शोषी होगा। यदि एक प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो उसका विपरीत प्रक्रम क्या होगा? ऊष्मा शोषी होगा। क्या होगा? ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा क्षेपी है तो ये क्या होगा? ऊष्मा शोषी होगा। तो अपने देखा इस प्रक्रम में ज्यादा किसकी ये है? इस प्रक्रम में ये की तुलना में ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो इसकी जो वापस जा रहे हैं ये क्या होगी? आईपी होगी किसकी? Cl माइनस की आईपी होगी। ये है किसकी? Cl की। और ये आईपी होगी किसकी? Cl माइनस की। तो ये है किसकी? फ्लोरीन की। और ये आईपी होगी किसकी? F माइनस की। तो किसकी आईपी ज्यादा होगी? Cl माइनस और फिर कौन होगा? F माइनस। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन माइनस और फिर फ्लोरीन माइनस। कौन आ जाएगा? फ्लोरीन माइनस आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन माइनस और फिर फ्लोरीन माइनस। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछे आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर माइनस O माइनस 1, सल्फर माइनस 1, O माइनस 1, इनके बारे में बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन की आईपी का मान ज्यादा होगा किससे? सल्फर से। वही रीजन लगाना है, S माइनस, फिर क्या आएगा? O माइनस। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर माइनस और फिर O माइनस। ये अपना ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं En। अपन बात करें En, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है ये? En क्या चीज है? बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को, बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को En कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को En कहा जाता है। जैसे ये दो परमाणु है A एंड B, ये इलेक्ट्रॉन किस ओर रह रहे हैं? बी की ओर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? En ऑफ B इज ग्रेटर देन En ऑफ A। En ऑफ B इज ग्रेटर देन En ऑफ A। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव। इस पर क्या आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। En ऑफ B इज ग्रेटर देन En ऑफ A, तो इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव। अब En को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहली बात करूं, En को प्रभावित करने वाले कारकों में पहली बात करूं, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट समानुपाती होता है किसके? En के। किसी भी तत्व के लिए जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी En उतनी ज्यादा होगी, उसकी En उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात करें, साइज, साइज इनवर्स होती है किसके? En के। किसके? En के। साइज इनवर्स होती है किसके? En के। तीसरी बात करें, सिग्मा, सिग्मा भी इनवर्स होता है किसके? En के। किसके? En के। चौथी बात करूं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो En भी बढ़ेगी, समानुपाती होता है किसके? En के। पांचवी बात करें, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? En के। किसके? En के। सिक्स्थ बात करें, अर्ध पूरित, पूर्ण पूरित, अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक, इस पर निर्भर नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो En होती है वो अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए बेटा जी एक En ही एक ऐसा कारक है जो एक आवर्त में लगातार क्या होता है? बढ़ता रहता है। अपन ने आईपी में देखा था कि बीच बीच में गैप आ रहे थे। अपन ने उसमें आईपी EA में देखा था कि बीच बीच में क्या आ रहे थे? गैप आ रहे थे। वो किसके कारण आ रहे थे? अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के कारण आ रहे थे। जबकि यहाँ पर ये बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है, ये किस पर निर्भर नहीं करेगा? अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों पर निर्भर नहीं करेगा। 7th फैक्टर है जो इसी में है, एस प्रतिशत लक्षण। एस प्रतिशत लक्षण समानुपाती होते किसके? En के। एस प्रतिशत लक्षण समानुपाती होते किसके? En के समानुपाती होते हैं। अपन बात करें sp, sp2 एंड sp3, ये कार्बन का प्रकार है। एक कार्बन sp है, एक sp2 है, एक sp3 है। एस प्रतिशत लक्षण देखें तो यहाँ कितने हुए? 50%, यहाँ कितने हुए? 33%, और यहाँ कितने हुए? 25%। कितने हुए? 25%। अगर En कारक देखा जाए, क्या देखा जाए? En कारक, तो यहाँ पर En कितनी आती है? 3.25 आती है, यहाँ 2.75 मिलती है अपने को, और यहाँ कितनी मिलती है अपने को? 2.5 मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एस प्रतिशत लक्षण घट रहे हैं अपने, वैसे वैसे En का मान भी घट रहा है। ये जो अपन लिख रहे हैं ये कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये sp कार्बन है। sp कार्बन की En क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें एस प्रतिशत लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो अपने पास 7th एस प्रतिशत कारक आगे, इसका स्पेशल ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें अपन, एक आवर्त में बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियोन अपन नहीं लेंगे। नियोन क्यों नहीं लेंगे? वो क्या है, एक अक्रिय गैस है, उसके बंद बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए ईएन फैक्टर भी उसमें नहीं आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां देखें सेकेंड आवर्त में 0.5 से ईएन रेगुलर इंक्रीज होती रहती है। सेकेंड आवर्त में 0.5 से ईएन रेगुलर इंक्रीज होती रहती है। इसका 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। इसमें बात करें 0.9, यहाँ 0.3 से इंक्रीज होती है पहले, इसका कितना जाएगा 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहाँ 0.4 से इंक्रीज होती है 2.5, यहाँ 0.5 से इंक्रीज होती है 3, 2.8 एंड 2.5। ये ईएन अपने को याद रह जाए तो बढ़िया चीज है, वरना अपने को ये तो याद रखना ही है। CSI इनकी ईएन सेम होती है कितनी, 2.5 होती है। कितनी होती है? 2.5। NCl नाइट्रोजन क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम, pH 2.1, CSI कार्बन सल्फर आयोडीन 2.5, नाइट्रोजन क्लोरीन 3, फॉस्फोरस हाइड्रोजन 2.1, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऑलमोस्ट 1 याद रखोगे तुम, ऑलमोस्ट 1। ये ऑलमोस्ट 1 क्यों बता रहा हूं मैं? जैसे तो 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम भी हो सकती है। 1 इसलिए बता रहा हूं कि जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होगी, जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होगी तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, H- बनेगा। क्या बनेगा? H-। H- क्या कहलाता है? हाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्राइड। तो H- क्या कहलाएगा? हाइड्राइड। ये कौन है? हाइड्राइड आयन है। कौन है? हाइड्राइड। जब भी किसी लुईस समल पर हाइड्राइड का आक्रमण होगा, ये याद रखना, आगे बात करेंगे, जब भी किसी लुईस समल पर हाइड्राइड का आक्रमण होगा तो उसकी संकर्ण अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। और जब भी किसी लुईस क्षार पर प्रोटोन मतलब प्रोटोनीकरण होगा, प्रोटोनीकरण मतलब H+ का आक्रमण, इसका आक्रमण H+ का आक्रमण होगा तो उसकी संकर्ण अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, उसके संकर्ण अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। तो इन दोनों का याद रखना, वो बार बार पूछ लेता है, आगे बात भी करेंगे कि जब भी H- का आक्रमण होगा तो उसकी संक्रमण अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, जब भी H+ का आक्रमण होगा तो उसकी संक्रमण अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। ये किस पर आक्रमण करेगा? लुईस क्षार पर। और ये किस पर करेगा? लुईस अम्ल पर करेगा। किस पर करेगा? लुईस अम्ल पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईएन के उपयोग। ईएन के उपयोग, पहला है, ईएन का पहला उपयोग है ऑक्सी अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति। ऑक्सी अम्लों की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो समानुपाती होती है किसके? ईएन के। और समानुपाती होती है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके समानुपाती होती है और ईएन के भी समानुपाती होती है। अपन बात करें जैसे HClO4, HbRO4 और HiO4। देखें यहाँ ईएन कितनी है? 3, यहाँ 2.8, यहाँ कितनी है? 2.5। ईएन घट रही है, ईएन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज। इसकी सबसे ज्यादा
फिर इसकी। तो ऐसे ही अपन बात करें H4 SiO4, H4 SiO4, H3PO4, H2SO4 और HClO4। H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4। मैं क्या देख रहा हूं, यहां से यहां जा रहे हैं, En कारक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। En बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा HClO4, फिर H2SO4, फिर H3PO4, फिर H4SiO4। नेक्स्ट बात करें H3BO3, H2CO3, HNO3 and HClO4। H3BO3, H2CO3, HNO3 and HClO4। इनमें बात करें ऑक्सीडेशन कितनी है इसमें, +7, और यहाँ कितनी है, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज, तो En बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। इनमें बात करें En बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। En बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपन बात करें HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। सेंट्रल एटम सेम है, क्लोरीन है। इस पर कितना, +7, +5, +3 एंड +1। यहां से यहां जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी। अपन बात करें H2SO4 एंड H2SO3, इसमें +6, +4, यहाँ एसिडिक नेचर ज़्यादा। HNO3 एंड HNO2, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है। यहाँ एसिडिक नेचर HNO3 की ज़्यादा होती है, किससे, HNO2 से। किससे, HNO2 से। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि एसिडिक नेचर कब बढ़ेगी, जब En बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर ऑफ दूसरा, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इनवर्स होती है किसके, En के। इनवर्स होती है किसके, En के। इनवर्स होती है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इनवर्स टू En, LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CgMOH। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो En क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी, बेसिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे En डिक्रीज होगी, बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। किनकी, हाइड्रोक्साइड की। किनकी, हाइड्रोक्साइड की। तो वैसे अपन बोल सकते हैं मेटल्स होते हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं अपन, ऑक्सी एसिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट बात करें अपन, पहली एप्लीकेशन हो गई अपनी एसिडिक नेचर।
दूसरी बात करें धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण होते हैं वो En के व्युत्क्रमणुपाती होते हैं, जबकि धात्विक लक्षण व्युत्क्रमणुपाती होते हैं किसके? En के, जबकि अधात्विक लक्षण क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं किसके? En के। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं En के। जैसे अपन देखें एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो En बढ़ेगी, तो अधात्विक लक्षण अधात्विक लक्षण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जबकि टॉप टू बॉटम जाएंगे En घटेगी तो धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, धात्विक लक्षण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तीसरी एप्लीकेशन, बंद ऊर्जा समानुपाती होती है डेल्टा En के। डेल्टा En जितनी ज्यादा होगी बंद ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और बंद लंबाई की क्या होगी? इनवर्स होगी। क्या होगी? बंद लंबाई के, यहीं पर लिख देते हैं, बंद लंबाई की क्या होगी? इनवर्स होती है क्या? डेल्टा En। अपन बात करें HF, HCl, HBr एंड HI, यहां से यहां जा रहा हूं, डेल्टा En क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा En डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा En डिक्रीज होगा तो बंद ऊर्जा घट जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बंद ऊर्जा किसकी होगी? HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की होगी। किसकी होगी? HI की। तो ये अपने पास एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन और हैं इसकी, एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना हो, सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना हो, वो किससे ज्ञात करेंगे? एक फॉर्मूला है, हेनरी स्मिथ का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर होते हैं 16 डेल्टा En। डेल्टा En क्या है बेटा जी? विद्युत ऋणता में अंतर है। क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर, प्लस 3.5 डेल्टा En का स्क्वायर। ये प्रतिशत आयनिक लक्षण किसमें? सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यदि डेल्टा En का मान 1.7 है तो उसमें 50% क्या होंगे? आयनिक होंगे, और 50% क्या होंगे? सहसंयोजक होंगे। यदि 1.7 से कम है डेल्टा En तो उसमें कौन से होंगे? सहसंयोजक गुण धर्म होंगे। सहसंयोजक अणु होगा। यदि 1.7 से ज्यादा है डेल्टा En, सॉरी उल्टा बना दिया, तो आयनिक होंगे। अणु कैसा होगा? आयनिक होगा। यदि डेल्टा En का मान 1.7 से कम है तो सहसंयोजक, डेल्टा En का मान 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक गुण होंगे, वरना सहसंयोजक होंगे। अगर 1.7 के बराबर है तो 50-50 का काम चलेगा, आधे आयनिक और आधे सहसंयोजक होंगे। एक इसका फॉर्मूला है, ये हेनरी स्मिथ का फॉर्मूला है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं।
बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे, कल नई क्लास में आप क्वेश्चन भी करके लाना, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको और कुछ आप करके लाओगे, उनके बेस पर करेंगे क्वेश्चन आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।